Myself Sunil Sahu. I am a medical student at Ratlam and आज का टॉपिक हमारा ऑर्फन ड्रग और एसेंशियल ड्रग का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजी पीजी वाइवा सभी में आता है और यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो तब भी आपको यदि देखना है पूरा वीडियो देखिए, कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसके पहला जनरल फार्मा का मैंने डेफिनेशन वगैरह कवर किए लेक्चर में। चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, जनरल फार्मा के नाम से आपको पहला वाला वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ऑर्फन ड्रग की बात करते हैं हम। तो ऑर्फन ड्रग को पहले से हम डिफाइन कर लेते हैं क्या होती है। तो ऑर्फन ड्रग जो होती है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द रेयर डिसीज। तो मेनली रेयर डिसीज के लिए जो भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन के लिए जो भी ड्रग्स यूज होती है वो हम उसको ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें एक और कैचिंग पॉइंट ये है कि यूएसए में लेस देन 2 मिलियन 2 लाख के कम यदि कोई डिसीज पॉपुलेशन को किसी को डिसीज इतनी पॉपुलेशन से कम है, मतलब 2 लाख, यदि कोई 2 लाख की पॉपुलेशन से कम में किसी को डिसीज हो रही है तो और उसके लिए जो ड्रग बनेगी तो वो ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में आएगी। और जनरली क्या होता है ऑर्फन ड्रग में कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो उसको नहीं बनाना चाहती क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं होता है। तो हमारे जो गवर्नमेंट है अनलाइकली टू बी डेवलप्ड बाय फार्मास्यूटिकल। और इसका मेन पॉइंट है कि ऑर्फन एक्ट जो आया था वो इसी के रिगार्डिंग आया था। 1983 में आया था एक्ट। वो क्या बोलता है कि मतलब 1983 में एक्ट ये प्रमोट करता है बेसिकली स्टिमुलेट द रिसर्च और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उनको टैक्स बेनिफिट देता है ताकि वो ऑर्फन ड्रग प्रोडक्शन ऑफ द रेयर डिसीज के लिए जो ऑर्फन ड्रग है उसको प्रोडक्शन करें। ओके, तो ये डेफिनेशन में इतना ही था कि रेयर डिसीज है के लिए जो ड्रग बनती है उसके लिए है। देन 2 लाख या 0.2 मिलियन पॉपुलेशन से कम कोई डिसीज होती है उसके लिए जो ड्रग होती है वो ऑर्फन ड्रग की कैटेगरी में आता है। थर्ड कि फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको नहीं बनाने देती है, मतलब बनाना नहीं चाहती है, फॉर द बेनिफिशियल उनको नहीं मिलता है, तो उसके लिए 1983 में ऑर्फन एक्ट आया था। देन आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं डेफेरिप्रोन। डेफेरिप्रोन ऑर्फन ड्रग में आता है जो कि हमारी जो थैलेसीमिया की कंडीशन होती है डिसीज की, उसमें क्या होता है रिपीटेड जो ब्लड है, ब्लड का रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि क्रोनिक आयरन ओवरलोड होता है तो उससे पेशेंट की डेथ होती है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम देते हैं डेफेरिप्रोन। यहाँ पर स्पेलिंग देख सकते हो आप, डेफेरिप्रोन। रिमेंबर ये क्रोनिक कंडीशन में एंटीडोट है। एज ए डेफेरिप्रोन एक हमारे एक्यूट कंडीशन होती है, जैसे कोई आयरन टेबलेट यदि किसी ने ले लिया तो एक्यूट आयरन पॉइजनिंग होगी, तो उसमें जो एंटीडोट यूज होता है वो होता है डेसफेरिऑक्साइन। क्या यूज होता है? डेसफेरिऑक्साइन। ओके, तो सेकेंड नंबर पे हम एग्जांपल पे आते हैं एन-एसिटाइल सिस्टीन। एन-एसिटाइल सिस्टीन फॉर एन-एसिटाइल सिस्टीन किसके लिए यूज होता है? पैरासिटामोल पॉइजनिंग के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो पैरासिटामोल की पॉइजनिंग होती है, एंटीपायरेटिक ड्रग है या एंटीपायरेटिक एंटी एनाल्जेसिक ड्रग है। तो पैरासिटामोल की पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो पैरासिटामोल है वो मेटाबोलाइज होता है लीवर में NAPQ। इसका फुल फॉर्म होता है, बाद में देखेंगे, NAPQ। तो ये क्या करता है, जो एंजाइम्स होते हैं जैसे लीवर में एक होता है ग्लूटाथायोन, वो एज ए एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जब ये NAPQI एक्सिस हो जाता है तो ये इससे बाइंड कर लेता है अपने ग्लूटाथायोन से। ग्लूटाथायोन जो है तो उसका लेवल डिप्लीट हो जाएगा तो ऑक्सीडेंट्स का लेवल बढ़ जाता है लीवर में, तो उससे एक्चुअल में ऑक्सीडेंट के कारण ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। तो हेपेटोटॉक्सिसिटी पैरासिटामोल के कारण होती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एन-एसिटाइल सिस्टीन जो है वो क्या करती है, जो हमारा NAPQI मेटाबोलाइज हुआ था पैरासिटामोल से, तो वो एन-एसिटाइल सिस्टीन उससे बाइंड कर लेती है। उसमें भी सल्फाइडिल ग्रुप होता है तो वो इजीली NAPQI से बाइंड कर लेते हैं। तो जो ग्लूटाथायोन है उसका रिप्लिनेस हो जाता है, वो अगेन उसका लेवल बढ़ जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट एज ए एक्ट करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज से रोकता है। ये सिंपल फंडा है। थर्ड ड्रग पे आते हैं हम, डिजॉक्सिन। डिजॉक्सिन जो है एक ड्रग है जिसकी टॉक्सिसिटी बेसिकली ये क्या है, आइनोट्रोपिक ड्रग है। हमारे यदि हार्ट में पढ़ेंगे इसको तो उसमें क्या होता है कि आइनोट्रोपिक ड्रग है, या हम कह सकते हैं कार्डियोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है, जिसमें क्या होता है डिजॉक्सिन जो है उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है।
तो उसमें हम देते हैं डिजॉक्सिन एंटीबॉडी देते हैं, ठीक है। इसी को डीजी बाइंड भी कहते हैं हम, डीजी बाइंड, ओके। देन फोर्थ कंडीशन में आते हैं हम, फोर्थ एग्जांपल फोमेपिजोल। फोमेपिजोल किस में यूज करते हैं? मिथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग में। हम इसको इथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग में भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसमें मिथाइल एल्कोहल की पॉइजनिंग होती है, तो और या फिर इथाइल एल्कोहल की पॉइजनिंग होती है। तो दोनों में ही जो पॉइजनिंग में एंजाइम जो रोल प्ले कर रहा है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज से क्या फॉर्मेल्डिहाइड तरफ बना रहा है इधर मिथाइल एल्कोहल से, और इधर इथाइल एल्कोहल से बना रहा है एसिटाल्डिहाइड। तो दोनों को ही ब्लॉक कर सकता है हमारा जो है फोमेपेजिल। तो इसीलिए फोमेपेजिल को हम मिथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग, इथाइल एल्कोहल में, तो याद रखना है फोमेपेजिल यूज करते हैं मिथाइल एल्कोहल पॉइजनिंग में। और मिथाइल एल्कोहल से क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा पेशेंट, ओके, उसकी पॉइजनिंग होगी तो। देन इसको डिलीट करते हैं हम। अब आपको एग्जाम्पल जो केडीटी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, सारणी जिसको हम कहेंगे हिंदी में। तो उसमें ड्रग दी हुई है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमने इसको क्लासिफाई करके समझेंगे हम इसको। तो यदि हम इसको क्लासिफाई करें तो क्लासिफाई में क्या है कि जैसे सिंप्लीफाइड हम इसको देखें तो सिंप्लीफाइड में एंटी कैंसर ड्रग में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे एंटी कैंसर ड्रग में एल्काइलेटिंग एजेंट्स आते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट में अपना थायोटेपा और बुसल्फेन ये आ जाएगा। देन टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनिबिटर, टायरोसिन प्रोटीन काइनेज इनिबिटर में नीलोटिनिब ड्रग आ जाएगी। देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में आ जाएगी अपना रिटुक्सीमैब, ये जो एब है, रिटुक्सीमैब में जो एब है वो बता रहा है एंटीबॉडी को। देन प्रोटियोसोम इनिबिटर, उसमें आ जाएगा बोर्टिजोमिब, ठीक है। फिर एक और है एंजियोजेनेसिस इनिबिटर, उसमें आ जाएगा बेवासीजुमेब। याद हो तो ठीक है, नहीं तो आपको इतना याद रखना है कि ये जितनी भी ड्रग आ रही है वो हमारी एंटी कैंसर ड्रग की कैटेगरी में आ रही है, तभी याद होगा, काफी है। देन हम आ जाते हैं एंटीबायोटिक कैटेगरी में। एंटीबायोटिक कैटेगरी में 3 ड्रग यहाँ पर दे रखी सारणी से, क्लोफाजेमाइन, पेरेमोमाइसिन, रिफाक्सीमेइन। तो यहाँ पर क्लोफाजेमाइन के बारे में हमको बताना चाहिए कि पहले इसका यूज होता था लेप्रोसी में, आज हम इसका यूज मल्टी ड्रग जो टीबी होती है, रेजिस्टेंस टीबी, तो उसमें भी हम टीबी में यूज करते हैं और लेप्रोसी में यूज करते हैं, ओके। देन हम आ जाते हैं पेरोमोमाइसिन, पेरोमोमाइसिन ये कहाँ पढ़ते हैं हम? ये पढ़ते हैं हम एमीबियासिस में, जो ल्यूमिनल एमीबियोसाइडल एजेंट होते हैं उसमें हम यूज करते हैं इसको। एमीबियासिस जो डायरिया वगैरह होता है, डिसेंट्री होती है। देन इसमें बस नाम ही याद रखना है, रिफाक्सिमिन एंटीबायोटिक। देन हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है उसमें 2 ड्रग है, इलोप्रोस्ट और कार्बोप्रोस्ट। जो इलोप्रोस्ट है उसका यूज करते हैं हम कहाँ? PAH, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन में। और जो कार्बोप्रोस्ट है वो कहाँ यूज होती है हमारी? पहले तो होता क्या है कार्बोप्रोस्ट? अगेन प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा एनालॉग होता है, और हम इसको यूज करते हैं इन PPH, रिडक्शन PPH क्या है? पोस्ट पार्टम हिमोरेज, जो ब्लीडिंग होती है उसको कम करने के लिए, और इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं कार्बोप्रोस्ट का। देन फिर एक और ड्रग आती है सारणी से, एजासिटिडाइन या डीन, एजासिटिडाइन जो भी है। तो ये क्या है? डीमिथाइलेशन एजेंट है जिसका यूज करते हैं माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। जो भी सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है कि बोन मेरो में एबनॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन ज्यादा होता है, सेलुलरिटी खत्म हो जाती है। तो इसमें जब हम ये ड्रग देंगे, कौन सी ड्रग है? एजासिटिडाइन, तो उसमें क्या होगा कि बोन मेरो से जो नॉर्मल सेल है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगी, और जो एबनॉर्मल सेल है उसके खत्म कर देगी, किल कर देगी। देन हम आ जाते हैं इकाटीबेंट, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है थोड़ी सी। इकाटीबेंट है क्या? पहले तो ये पता होना चाहिए, ब्रेडिकाइनिन बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, ओके। ब्रेडिकाइनिन बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है जिसका हम यूज करते हैं कहां पर? सिम्टोमेटिक रिलीफ में हेरिडिटरी एंजियोएडिमा इन अडल्ट, हेरिडिटरी एंजियोएडिमा इन अडल्ट में यूज करते हैं। और ये होता क्यों है हेरिडिटरी एंजियोएडिमा? ड्यू टू द C1 इलास्टेज इनिबिटर डेफिशिएंसी। C1 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होता है, तो उसकी डेफिशिएंसी, एस्टेरेज जो इनिबिटर है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, C1 एस्टेरेज इनिबिटर है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इस कारण से हेरिडिटरी एंजियोएडिमा होता है। और हम इसको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ब्रेडिकाइनिन बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर
इकट्ठी पेंट देते हैं। देन आ जाते हैं एक सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट, या एक और इसी के पैरेलल इसी की क्लास की ड्रग है मल्टेफोसिन, इसी से रिलेटेड है मतलब। तो दोनों को यूज कर सकते हैं हम काला आजार में। काला आजार होता क्यों है? लेशमानिया जो है एक हीमोफ्लैजिलेट प्रोटोजोआ है, वो क्या करवाता है? काला आजार करवाता है, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट या मिल्टेफोसिन। ओके, देन हम आ जाते हैं दूसरी ड्रग सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट है, उसको यूज करते हैं एज ए एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग में। एज ए एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग में हम क्या यूज करते हैं? थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, फिर आता है फोमिविरसिन, इसी सारणी की ड्रग है फोमिविरसिन, जो कि एंटीवायरल ड्रग है और यूज करते हैं हम हर्पीज वायरस इन्फेक्शन में। फोमिविरसिन रेजिस्टेंट केस में यूज होती है। देन एल्थ्रोम्बोपेग, एल्थ्रोम्बोपेग जो है अगेन सारणी की ड्रग है। तो ये होता क्या है? थ्रोम्बोपोएटिन, यहां से देखो TRO, थ्रोम्बो AG ऐसे एगोनिस्ट। तो थ्रोम्बोपोएटिन एगोनिस्ट होता है, तो नाम से स्पष्ट है कि ये ITP में यूज होता है। अब ITP क्या होता है? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा। पैनिक मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का लेवल कम हो रहा है, उससे ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो उसको रोकने के लिए इम्यून मीडिएटेड है, तो उसको थ्रोम्बोपोएटिन एगोनिस्ट हम दे रहे हैं जो थ्रोम्बोसाइट्स की तरह काम करे। ओके, देन कोल्चिसिन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा नीट वगैरह में, तो यहाँ भी पढ़ लेते हैं हम। ये यूज करते हैं हम एक्यूट गाउट में रेजिस्टेंट केस के अंदर, और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है? मेन इनिबिट द ग्रेनुलोसाइट माइग्रेशन। अब कैसे करता है ये? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है उसके फंक्शन को ब्लॉक कर देता है ये, कॉन्ट्रेक्शन को। तो उसके कारण दो काम होते हैं मेन, जो अपन ने नीट में पढ़ा था क्या कि इनिबिट द सेल डिवीजन कैसे, तो मेटाफेज स्टेट में वो सेल डिवीजन को रोक देता है, जिसका यूज हम करते हैं एज ए रिसर्च पर्पस क्रोमोसोम स्टडी के लिए। ओके, देन हम फेगोसाइटोसिस, कीमोटैक्सिस, रिलीज ऑफ केमिटैक्टिक फैक्टर, इन सभी को क्या करता है? ये इनिबिट कर देगा। तो इस प्रकार से फेगोसाइटोसिस, कीमोटैक्सिस, रिलीज ऑफ कीमोटैक्टिक फैक्टर, तो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है गाउट में, सभी को ब्लॉक कर देता है। तो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, लेकिन टॉक्सिसिटी भी होती है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। देन ये हमारा एग्जाम्पल ऑर्फन ड्रग का खत्म हो गया। अब छोटा सा टॉपिक है एसेंशियल ड्रग, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट में हो जाएगा, फटाफट देख लेते हैं हम एसेंशियल ड्रग क्या है। एसेंशियल ड्रग की बात करेंगे तो एसेंशियल ड्रग बेसिकली दो ड्रग होती है जो सेटिस्फाई करती है द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें मतलब जो ड्रग हम लिस्ट, एसेंशियल ड्रग की लिस्ट जो बनाती है वो WHO बनाती है। तो उसके रिगार्ड किस बेसिस पे बनाती है? तो इंसिडेंस और प्रिवेलेंस ऑफ द डिसीज, कोई भी इंसिडेंस और प्रिवेलेंस या पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस उसके बेस पे बनाएगी, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी के बेस पे बनाएगी ड्रग के, एंड देन कॉम्परेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बेस पे बनाएगी कि भाई सस्ती होना चाहिए, एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी उसकी अच्छी होना चाहिए, एसेंशियल मेडिसिन इंटेंडेड टू बी अवेलेबल एट फंक्शनल हेल्थ केयर सिस्टम, वो जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर फंक्शनली अवेलेबल होना चाहिए, ऑल द टाइम अवेलेबल होना चाहिए, अप्रोप्रिएट डोज, सब अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म, मतलब सिरप में, टॉपिकल में, उसका सॉलिड फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, ये सभी फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए, और उसकी क्वालिटी और एडुकेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपर उस ड्रग की, एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में जो है, और उसकी जो प्राइस है वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी कैन अफोर्ड कर सकती हो। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या बचे हैं हमारे कि एसेंशियल ड्रग जो होती है वो फॉर्मुलेटेड होती है एज ए सिंगल कंपाउंड, मतलब जो मेनली जो एसेंशियल ड्रग होती है जैसे पैरासीटामोल है या फिर फॉलिक एसिड की टेबलेट है, तो वो सिंगल कंपाउंड, उसमें बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करते एसेंशियल में, कुछ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में अभी रिसेंटली WHO ने इंक्लूड करी है, बाकी हमको याद रखना सिंगल कंपाउंड फॉर्मुलेट होती है वो। और WHO ने जो फर्स्ट लिस्ट इसकी बनाई थी वो बनाई थी 1977 में, और ये जो लिस्ट होती है वो हर 2 साल में अपडेट होती है। ठीक, इसमें 2 एग्जाम्पल ही याद रख लेना है। आयरन फोलिक एसिड जो है प्रिपरेशन जो है एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में हम देते हैं, उसमें आपको पता ही है कितना मोस्ट कॉमन एनीमिया है हमारे देश में प्रेग्नेंट वुमेन में। एंड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो इंसिडेंस प्रिवेलेंस है ट्यूबरकुलोसिस का वो भी ज्यादा है, तो जो ड्रग है आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथेम्बुटोल, ये सारी ड्रग हमारी एसेंशियल ड्रग की कैटेगरी में आती है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल द ओके।
बाय।